कि मेरा जरा सा नाम आ जाए तो हंसी गेट पे मुझे फांसी लटका देना। घोटाला ही मुझे लगता है शहर का 500 करोड़ का नहीं, ये और अधिक बढ़ेगा, और भी ज़्यादा का। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र चौहान और इस वक्त ठाकुर बीर सिंह जी की दुर्गा पैलेस में मौजूद हूं। ठाकुर बीर सिंह एक भिवानी ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक जाना माना नाम है। इनकी राजनीति की बात हो, वकालत की बात हो, इनका एक तरफा डंका बजता रहा है। ये पुराना इतिहास की बात है, पुरानी राजनीति की बात है। हमारे साथ इसी कड़ी में ठाकुर बीर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर विक्रम सिंह मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, पहले की राजनीति, अब की राजनीति, किस प्रकार की राजनीति रही है। और हम ये भी बता दें आपको, ठाकुर बीर सिंह एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इसी कड़ी में हम आपको और भी अधिक जानकारी देने के लिए ठाकुर विक्रम सिंह से बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, क्योंकि पहले की राजनीति अलग होती थी, आज की राजनीति अलग होती है। उस राजनीति में और इस राजनीति में कितना अंतर है, हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर नगर परिषद के चुनाव अभी बिगुल बज चुका है, नामांकन भरा जा चुका है, और विभिन्न जातियों की बात करें तो जातियों के आधार पर भी प्रत्याशी मैदान में। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले की राजनीति और अब की राजनीति आप थोड़ा सा विस्तार बताएं, क्योंकि आपने जो बाबूजी की राजनीति भी देखी है, आपातकाल की सिचुएशन भी आपने देखी है, झेली भी है, और वकालत भी देखी है। तो अब की राजनीति और पहले की राजनीति में कितना सामंजस्य, संतुलन है, या क्या इसमें अपवाद क्या है? आज की राजनीति में जो हमने जब से राजनीति देखी तो बहुत अंतर आ गया है। और अंतर भी क्या कहूँ, बहुत रात दिन का अंतर हुआ, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था। जिस समय मुझे 67 के चुनाव से, बल्कि या तो 62 के चुनाव से भी है, हमारे पिताजी के सगे चाचा जी ठाकुर चिरंजीत सिंह जी थे। 1932 में भिवानी के अपनी नगर पालिका होती थी, उसके बाद चेयरमैन रहे, उसमें बहुत काम किए, और वो भी एक जाने माने वकील थे। और 1952 में उन्होंने भारतीय जनसंघ के चुनाव लड़ा था। 67 में इंडिपेंडेंट लड़े थे। इस प्रकार से उन्होंने भी 2-3 चुनाव लड़े। उसके बाद में पिताजी अपनी वकालत करते रहे, और वकालत में भी ऐसा डंका ठाकुर साहब बीर सिंह जी का बजा कि एक तरफ चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे रेवेन्यू हो, तीनों में ठाकुर साहब का डंका बोलता था। आधे में सारी कोर्ट होती थी, आधे में ठाकुर साहब अकेले होते थे, ऐसा समय भी था। जी ठाकुर साहब, हम बात करेंगे राजनीति की। आपका परिवार 1932 से, आप जैसा कि बता रहे हैं, यानी देश की आज़ादी से पहले से राजनीति में है। लंबा सफ़र है, और भिवानी को राजा नीमपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ास तौर पर आपने 16 पानों का भी जिक्र किया। भिवानी में 16 पाने होते हैं, नहीं अब भी हैं। और यह भी आप बता रहे हो, उस दौरान के जो विकास कार्य थे आज भी वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो पहले के 1932 के दौरान आपके परिवार ने जो किए। हम ये जानना चाहते हैं, जब देश की आज़ादी से पहले से डंका बजता है भिवानी में राजपूत समाज का, खास तौर पर हम बात करें राजपूत समाज का, वह समाज को एक सुरक्षा भी चाहिए थी, जहाँ भी 16 पानों में लगभग बराबर रहते थे भाईचारे के साथ। तो अभी की जो राजनीति है उसको किस दिशा में देखते हैं आप? पहले की राजनीति में हमारा डंका बजता था, और ख़ास तौर पर राजपूत दवार के नाम से भी भिवानी को इतिहास में जाना जाता है। अब की राजनीति कहाँ अटेंड कर पा रहे हैं? भिवानी के अंदर ठाकुर भानी सिंह जी भी बड़े मशहूर हुए हैं, वो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बने। इसी तरह से और लोग भी काफ़ी काम किया। आज़ादी की लड़ाई में भी खास तौर पे ठाकुर चिरंजीत सिंह जी अपनी पिस्टल लेके, बंदूक लेके सबसे आगे खड़े थे जब मुकाबला हो रहा था जैन चौक के आसपास। जैन साहब थे उसमें, उन्हीं के नाम से जैन चौक है, उनका मर्डर भी हो गया था उसमें, तो जो लड़ते हुए आतताइयों से। तो उस समय से भी, उसके बाद में भी देखोगे तो ठाकुर साहब जब 1977 में चुनाव लड़े, पहली दफ़ा चुनाव उन्होंने वो लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, जनता पार्टी से लड़ा था। जनता पार्टी एक होगी थी, सारी अपोजिशन जेल में एक हुई, बाहर निकले तो एक पार्टी के रूप में निकल के आए वो, और ठाकुर साहब ने भिवानी से चुनाव लड़ा। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मास्टर बनारसी दास गुप्ता भिवानी से उनके मुकाबले में थे, मुख्यमंत्री थे, और ठाकुर राम गुप्ता रेबल कैंडिडेट हो गए थे। लेकिन ठाकुर साहब ने बड़ी मेहनत से, हमने बड़ी मेहनत की, और ठाकुर साहब तो वो चुनाव जीते
और मार्शदास जी गुप्ता उनसे 10,000 वोट से मुख्यमंत्री रहते हुए आ रहे थे। ठाकुर साहब, विधानसभा की बात आए चाहे लोकसभा की बात आए, अब नगर निकाय चुनाव की भी बात करें, अब भी टिकट के लिए हम मोहताज नजर आते हैं। अब निकाय के चुनाव में ऐसा था, चौहान साहब मैं आपको स्पष्ट बताऊं और पूरे शहर को पता है, मैंने एक बार भी निकाय की चेयरमैन की टिकट है किसी भी स्तर पे कहीं पर भी मांगी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं। जब धनखड़ जी आए थे पूरे शहर में 20 जगह चाय पी थी, क्योंकि हमारे घर से आगे से उनको गुजरना था। मैंने भी कहा कि यहाँ पर चाय पियो, वो चाय पी के गए। जब भी कोई टिकट की डिमांड हमने नहीं की। भिवानी शहर की आज आपने हालत देखी क्या है। ऐसी नगर पालिका का चयन बनने से क्या फ़ायदा है? जो आता है वही चोर है तो अगला डाकू बन के आता है। सबकी निगाह भिवानी नगर परिषद, भिवानी नगर पालिका की ज़मीन पे होती है। वो किसी प्रकार की उन ज़मीनों को बेचने के लिए जाता है। आज टिकटें पैसों बिकने लगी हैं। मैं सोचूं कि जब मैं पैसे लगा के टिकट खरीदूंगा तो मेरी ईमानदारी कहाँ जाएगी? अब मैं वो पैसा बटोरने में लगूंगा तो फिर क्या राजनीति करनी? ऐसी राजनीति का कोई फायदा। ठाकुर साहब, अब चर्चाएं हैं नगर निकाय के जो चुनाव हैं, इनमें टिकट की जो बातचीत है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, पूरे बाजार में आग की तरह चर्चा है कि दोनों टिकट खरीद कर लाई गई हैं, पैसों से खरीदी गई है। क्योंकि जो दोनों प्रत्याशी हैं, बीजेपी के मान के चलो, कांग्रेस के मान के चलो, पैरासूट से उतारे गए। लोगों के आरोप है। आप सत्तासीन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या मान के चले इस बारे में? ऐसा है, मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट बात बताऊंगा जी। चर्चा तो शहर में कुछ भी होती होंगी, जो बात हमारे सामने नहीं हुई उसको हम सच नहीं मान सकते जी। चर्चा तो आने वाला भी चर्चा करेगा, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी चर्चा करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैंने टिकट मिलने से पहले ही कई हमारे साथियों से कहा कि आप एक बात बताइए, आप तो सच्चे सुथरे थे कि हाँ जी हम बिल्कुल साफ हैं। रण सिंह जी था, जब वो था, मामन था। मामन के ऊपर जब FIR दर्ज हुई तो मामन ने एक आवाज़ उठाई कि सारे आओ और मुझे बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार ना करें, जुलूस को रूप में जुलूस निकालो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आरोपित हो जाए, जिसके ऊपर FIR लिखी जाए और वो नारे मारने से, गिरफ्तारी से बच जाएगा? नहीं बच सकता। हमारे 8-9 MC उस समय के निवर्तमान MC थे जी, बीजेपी के भी थे, बीजेपी के साथ रह के उन्होंने काम किया। वो सारे जुलूस में पहुंच गए। मैंने उनसे पूछा तुम किस लिए गए जुलूस में? बिल्कुल। तुम्हारा क्या काम था? जब एक के ऊपर आरोप लग गया, आरोप लगने के बाद वो गिरफ्तार हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई पानी मर रहा है। बिल्कुल। तुम्हें ये डर था कि मोहम्मद अंदर जाए तुम्हारे नाम ना ले दे? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा तरारा भी आया उनको। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं यही थी कि उनमें से कोई भी नाम इसलिए नहीं लिया गया, वो काम नहीं ऊपर आ पाया। किसी की कुछ थे, किसी का कुछ हो, लेकिन पार्टी ने जो किया है, ठाकुर साहब, बीजेपी की सरकार में पार्टी ने जो किया है, पार्टी आजकल एक नए फार्मूले पे भी चली हुई है। और आज वैसे हम देखेंगे तो भिवानी शहर में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, पंजाबी हैं, तकरीबन अगर आप एक हिसाब से देखोगे तो बराबर से हैं। लेकिन जाटों की संख्या भी बराबर है सर? जाटों की संख्या काफ़ी हो रही है, बराबर है जी। शहर के अंदर भी आप देखेंगे तो दो बात तो है कि राजपूतों के गाँव बाहर होते हैं, ब्राह्मणों के गाँव बाहर हैं। लेकिन विधानसभा में तो वो पोजीशन है, यहाँ फिर भी बराबर से हैं, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारे साथी और थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, सारे मांग रहे थे, तो वो सारे साथ हैं। कोई ज़्यादा भी होता है तो अभी मुझे लड़ना है चुनाव भी लड़ रहे हैं एक तो वो कोई बात नहीं होती, हमेशा होता है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे पार्टी अपना रंग लाएगी, मोदी जी का जादू भी चलेगा। मोदी जी ने जो देश में काम किए हैं, ऐसे अभूतपूर्व काम किए हैं। नगर निकाय चुनाव में सर, नगर निकाय चुनाव में मोदी जी का जादू चलेगा? जादू आप जादू की जो बात कर रहे हो, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप बोल सकते हो क्योंकि आपका अधिकार भी है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, घनश्याम सराफी लगातार तीसरी बार विधायक रहे हैं, उनके बेटे भवानी प्रताप के साथ हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पूरी टीम, घनश्याम सराफ जी की पूरी टीम उनके साथ है। तो आप ये मान के चलो, जब भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ एक राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट दिलवाने के लिए अंत समय तक अड़े हुए थे, जैसा कि बाज़ारों में चर्चाएं हैं, कयास हैं, बाकी तो देखो क्या कुछ होता है, वो तो सारी बातें खुल के नहीं आती। लेकिन हमारे तक जो बातें पहुंची, अंतिम समय तक केवल एक ही नाम रखा भवानी प्रताप का।
अब टिकट उनको नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में आ गए। दूसरी तरफ बसपा ने एक कमलेश तंवर को राजपूत समाज से उतार दिया। अब राजपूत समाज कहाँ जाएगा? निर्दलीयों के साथ जाएगा या बसपा के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा या किसके साथ जुड़ेगा? आपका मानना क्या है? क्योंकि आपने तो लंबे सफ़र की एक राजनीति की है और देखी भी है। आप एक निचोड़ क्या कहें इसको? राजपूत समाज भटका हुआ है, कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा और भला किसके साथ होगा? ऐसा नहीं है, ये सवाल इसमें अटपटा भी है जी, क्योंकि कैंडिडेट भी सामने आ चुके हैं। हम ये बात कहें, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, तो चाहे दूसरे समाज हो, सारे अपने देश को भी देखते हैं, हरियाणा को भी देखते हैं, भिवानी शहर को भी उन्होंने देखना है। तो उसी चीज़ को देखते हुए सब अपने मन से ठीक जगह वोट डाल लेंगे और कोई ऐसा भटकाव में आके कोई भी समाज, कोई भी जाति हो, चाहिए राजपूत समाज की बात खास नहीं है, तो वो ये सब देखते हैं कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी पहले चली थी, चाहे वो बीजेपी की सहयोग से थी, लेकिन बीजेपी ने जरा सी बात उजागर होते किसी को बख्शने का काम नहीं किया और ये काम भी लगातार अभी तक चला हुआ है। और ये कहाँ तक पहुँचेगा ये आपको नगर परिषद के चुनाव के बाद पता लगेगा कि विधायक भी ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि विधायक भी कहीं ना कहीं एक शहर का विधायक है, 3 बार का विधायक है, रण सिंह चेयरमैन था नगर परिषद का, लेकिन क्या रण सिंह अकेला ऐसी ताकत आ गई थी कि बाकी सारे विधायक भी एक तरफ कर दे और उनको भी सबको एक तरफ कर दे और नगर परिषद में इतना घपला, इतना पैसा जो सारी मदों से पैसा उड़ा दिया, सारी मदों से पैसा खा गए, तो क्या अकेला कर सकता है क्या इतना? यानी ठाकुर साहब आपका कहना ये है, इशारा ये है कि इसमें जो घोटाला हुआ 500 करोड़ का लोग मान के चल रहे हैं अभी तक, तो बाकी तो चुनावी इसके जो ये कोर्ट प्रक्रिया में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, लेकिन 500 करोड़ का जो एक घोटाला मान के चल रहे हैं, क्या विधायक भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व था? हम देखो, अभी जब तक जांच चल रही है, जांच अभी चली हुई है जी, और ये घोटाला ही मुझे लगता है शहर का 500 करोड़ का नहीं, ये और अधिक बढ़ेगा और भी ज़्यादा का। क्योंकि हमने जब सारे बीजेपी के हम साथी, सारे पदाधिकारी एसपी साहब से मिले थे और हमने उस दिन एक ही बात कही थी, मैंने कहा था चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, इस घोटाले में जिसने जो भी कर्म किया है उसको उजागर किया जाए, उनको सामने लाया जाए। और मैं ये बात मैं स्वयं बता के आया था कि जो आप देखोगे कि अभी तो ये थोड़े बैंक से पैसे निकले हैं, इसको भूल जाओ आप, ये तो निकल गया, आपको डायरेक्ट पता लग गया सारी चीज़ें आ रही हैं। सड़कों का भी आप विशेष तौर पर जांच करवाना। भिवानी की सड़कें बहुत सी 90% ऐसी हैं जो 5-5 दफ़ा बन गई, जो बनी नहीं एक बार भी। इस तरह की नहीं, वरना इतना पैसा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद में पैसा देने में कमी नहीं छोड़ी। पिछले 3-4 सालों की योजनाओं की में पैसा आया होगा उतना, अब की बार अकेले पैसा आया है, लेकिन वो पैसा कैसे खुर्द-बुर्द किया गया वो जांच में पता लगेगा कौन कौन लिप्त थे। बीजेपी सरकार में सर कैसे हो सकता है जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और विधायक भिवानी के बीजेपी से हैं, कांग्रेस इसमें सेंटर में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी एक नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इतना बड़ा घोटाला कर गए? ये सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा सरकार की आंखें कैसे मूंदी हुई थी, या एक खाली विधायक? अगर हम विधायक की भी बात मान के चले, यदि विधायक भी इन्वॉल्व था, क्या विधायक इतना कर सकता है सर? सरकार बिल्कुल चुप थी। सरकार को छोटी चीज़ों का इनको पता नहीं था। सरकार तो ये चाहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाया जाए, शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, हर सरकार चाहती है। और मैं इसमें एक बात तो आपकी बात पे आऊँगा पूरा, इसमें बात एक जरा सी और भी जोड़ना चाहता हूँ। जब हम कांग्रेस में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो हमने हर बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि आप भिवानी की गलियों सड़क ना बनवाओ, पैसा पूरा एक दफ़ा भिवानी के जो, क्योंकि पानी भिवानी का पहले 100 फीट नीचा था, अब भिवानी का पानी 10-12 फीट पे आ गया है, सीवरेज सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। इस हमारे सीवरेज सिस्टम को पहले बड़े पाइप लगा के, जैसे रोहतक में हुआ, जैसे रिवाड़ी में हुआ है, रिवाड़ी के जन स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन अजय थे, तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े पाइप लगवा दिए। तो जब वो पैसा आ गया, वो पैकेज आ गया, 250 करोड़ का पैकेज आया था, तो उसका क्या तमाशा बना वो आप देख सकते हैं। किरण चौधरी जी उसमें जन स्वास्थ्य मंत्री थी, मशीनें आई खड़ी रही भिवानी में, आर्मेन हॉल में पहले संकरा था वो, क्योंकि उसमें 12-12 फुट जमीन नीचे खोदी थी, 10-10 फुट चौड़ी खोदी गई थी, और उसमें जरा से 12 इंची का वो सीवरेज सिस्टम लगा दिया, और वो सारा पानी ऊपर आने से सारा पानी में तैर रहा है।
अब भी आप जगह जगह देखोगे जी, जोगी वाला हो जी, कहीं पर भी हो, बार बार खुदते हैं, बार बार बनाते हैं। वो जब तक के आमूल तूल परिवर्तन उसका नहीं किया जाएगा, 250 करोड़ रुपए आए और वो मशीनें लगा लगा के, प्लास्टिक लगा लगा के 250 करोड़ रुपए इधर वो उधर खुर्द बुर्द कर दिए गए। और दूसरा भी हमारा भिवानी का दुर्भाग्य था कि भिवानी के ही विधायक को दोबारा जन स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। और उस समय जन स्वास्थ्य मंत्री वो रहते हुए उन्होंने क्या जन स्वास्थ्य के लिए किया, पैसा बहुत आया उसमें भी, वो आपके सामने है, उजागर है। किस प्रकार से बदनाम हुए। जो आज जैसे लड़के की बात आप कर रहे हो कि वो लड़का तो आज किसी निर्दलीय विधायक के साथ है, तो वो क्यों है? उसी लड़के की वजह से उनका मंत्रालय गया था। आप पत्रकार हो, बहुत सीनियर पत्रकार हो, आप पुरानी बातें याद करो, सारी बातें आई थी। और मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी कहा था, आज हम वो शब्द नहीं कहना चाहते वो, लेकिन जो सच्चाई है सारा शहर जानता है, सारी जनता जानती है। प्रदेश ये सोचता रहा कि भिवानी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि नगर परिषद हमारी है, चेयरमैन हमारा है, उसमें हमारा विधायक है, हमारे एमपी उस समय हैं, तो सारा काम बढ़िया हो रहा होगा। लेकिन जब कभी उठता है ना साहब, बनती रही कुछ चीज़ें, उससे ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट हुआ जब सारा भेद खुल गया और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे 0 टॉलरेंस पे चल रहे हैं हम, पूरा का पूरा कह दिया कि कुछ भी लगाना पड़े चाहे इस घोटाले को पूरा उजागर करो। और ये जांच अब भी चली हुई है, मैं इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहता। इस जांच में कौन कौन आगे आएगा वो शहर धीरे धीरे जानेगा। उनके सामने आना है तो नाई वाले बाल हैं, नाई वाले क्या मैं कहूँ कटिंग करने वाले के बाल हैं कि हम एक जाति को नहीं कह सकते, टारगेट कर सकते, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि, लेकिन जो हेयर ड्रेसर है वो बाल काटेगा तो सामने ही गिरे। बिल्कुल। तो जब वो सारे उजागर होंगे तो पता लगेगा। क्या पता मैं भी निकलूं, मैं इतना साफ बन रहा हूँ। रणसिंह भी कहता था जी कि मेरा जरा से नाम आ जाए तो हांसी गेट पे मुझे फांसी लटका देना, मैं खुद आ जाऊंगा, लटकने के लिए लटक जाऊंगा। तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि अब तो मेरा नाम निकला है सब जाके। ठाकुर साहब, बीजेपी पर भी गंभीर आरोप हैं, विधायक पर भी गंभीर आरोप हैं, जैसा कि आप मैं नहीं लगा रहा कोई आरोप, नहीं, क्योंकि आरोप नहीं लगा सकते हम, आरोप क्योंकि जांच चली हुई है। जांच चली हुई है। भिवानी विधायक भी बीजेपी में है, अभी गए नहीं है, कहीं बीजेपी में है, लेकिन आप उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल मैं उन पर नहीं उठा रहा, मैं एक व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूँ जी। मेरा घनश्याम जी से कोई सवाल उठाने का सवाल नहीं, ना मैं उनके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ जी। एक व्यवस्था है, आपने जैसे गिनाया कि आपके राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो नगर परिषद में केंद्र कहाँ से आ गई? बिल्कुल। तो उसी लय पे मैंने वो कहा कि भिवानी में विधायक भी बीजेपी का, भिवानी में एमपी भी बीजेपी का है, चेयरमैन भी बीजेपी का था, फिर इतना घोटाला हुआ, तो वो बहुत संगीन जांच है, चली हुई है। कौन उसमें आएंगे मैं नहीं कह सकता, मैं किसी को नाम लेके इंगित नहीं करना चाहता, ना मैं इंगित करता हूँ। क्या पता कौन निकला, क्या पता मैं कह रहा हूँ मैं ही निकलूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रणसिंह की तरह मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इतना भारी भरकम शब्द बोल रहा हूँ, मैं ही निकलूँ सबका अगवा। बिल्कुल। ठाकुर साहब, एक और बताएं आप, क्या राजपूत समाज बीजेपी कैंडिडेट के लिए मतलब संभावित था या नहीं था, वाजिब था, या उनकी मांग जायज? देखो, जो टिकटें मांग रहे थे जी, 4-5 बहुत गंभीर हमारे साथी को, वाणी प्रताप बहुत गंभीर मतलब था टिकट के अंदर, वीरेंद्र कौशिक बहुत गंभीरता से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने काम भी किया जी काफ़ी। इधर अर्शदीप है, इधर विनोद चावला है, इधर हमारे दिसंबर जी हैं अरोड़ा, वो थे, और दूसरे समाज के भी कई साथी थे, सभी मांगना चाहते थे। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा टिकट एक को मिलती है, कभी कभी अकस्मात किसी को मिल जाती है, तो सारे बहुत चक्के रह जाते हैं।